ऑब्जेक्शन टू ट्राई द प्रोडक्ट और स्टार्ट द बिजनेस, जब आपके प्रोस्पेक्ट के पास ना ऑब्जेक्शन आएगा रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के संबंध में, कहते इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्शन एंड एड्रेस इट। मतलब जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये आपको मदद करने वाला है ऑब्जेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। सो कहते हैं आई हैव फाउंड द ऑब्जेक्शंस एंड रियली रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अब हमें सबसे पहले आज की इस पूरी सेशन की सबसे पहली और बड़ी निचोड़ समझनी, जब आप वेस्टीज के बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो या तो आप किसी से प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे या आप किसी से इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में चर्चा करेंगे। और जब आप लोगों से चर्चा करेंगे तो आपके उन प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट में बहुत सारे सवाल आने हैं, ये तो तय है। लेकिन आज की इन क्लास में सबसे अहम चीज जो सबसे पहले हमें समझनी है और वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपको सबसे बेहतर तरीके से तैयार करेगा ना, वो पहली समझ क्या है? वो पहली समझ ये है कि आज के बाद हमारे सारे एमबीए वर्ल्ड वाइड की लीडरशिप कभी किसी ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन समझे ही नहीं, आप उस ऑब्जेक्शन को एक क्वेश्चन के रूप में समझें। सो ऑलवेज ट्रीट योर ऑब्जेक्शन लाइक ए क्वेश्चन। पहली चीज जैसे ही क्लियरिफाई हुई आपको दो बातें यहां से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनसे जब लोग बहुत सारे सवाल की बारिश करते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। यस और नो? उनको लगता है सामने वाला व्यक्ति निगेटिव है, वो इंसान खरूस बदमाश सवाल पूछ रहा है। लेकिन मैं आपको अपने पिछले 2 दशक का तजुर्बा बताना चाहूंगा कि मैं उस इंसान से कभी नहीं डरता जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। दरअसल डर मुझे उस इंसान से लगता जो कोई सवाल पूछता ही नहीं। और सेल्स की दुनिया में महारत हासिल करने से पहले आज मैं आपको गोल्डन मंत्र दे दूं कि अगर कोई आपसे सवाल ना पूछे तो आपको वहां सतर्क होने की जरूरत है, वहां आपको खुश होने की जरूरत है जिसने आपसे सवाल पूछा। अगर किसी ने सवाल नहीं पूछा ना, सतर्क हो जाओ। लेकिन अगर किसी ने सवाल पूछा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर, डीयूसीडी बन जाओ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए की चेक हासिल करो। कितने लोगों को अच्छा लगेगा? अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लगेगा, आप यस टाइप कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ टाइप करते हो कंजूसी मत करना, क्योंकि टाइप आप 2 ही जगह करते, एक तो ब्रेन के अंदर और दूसरा उन परमेश्वर की डिक्शनरी में टाइप करते हैं। जैसे मैंने पूछा आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए की चेक बनाएंगे? आपने कहा यस, परमेश्वर की डिक्शनरी में टाइप हो गया आपके नाम से यस। कृपा होगा नहीं, कृपा हो चुका। तो अगर आपने यस टाइप किया तो सबसे पहले मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज जिसको मैं फॉलो करता हूं ना, मैं आज आपको सिखा रहा हूं। क्या सीखना आपको? जैसे ही कोई सवाल पूछने की शुरुआत करे, विनय सर, जैसे ही कोई सवाल पूछने की शुरुआत करे आपको सबसे पहले परमेश्वर को कहना है थैंक यू गॉड। प्रेम भाई, थैंक यू। समझ में आ रही है मेरी बात? जब भी कोई सवाल पूछने की पहली शुरुआत करे, आज सेल्स की दुनिया में ना महान बनने का पहला कदम सिखा रहा हूं कि अगर किसी ने सवाल पूछा, सबसे पहले अंतरात्मा से आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, थैंक यू गॉड। क्यों? क्योंकि जिसने सवाल पूछा ना वो इंसान आपके सबसे संभावित और बेस्ट या तो ग्राहक बन सकते, लीडर्स बन सकते। डरो उससे आज के बाद जो कोई सवाल ही ना पूछा हो। अब सवाल को थोड़ा समझते हैं।
ये सवाल क्यों है? ऑब्जेक्शन जो है ना, ऑब्जेक्शन, रूबी मैम, देखो रूबी मैम इतने ट्रेंड हो गए कि पहले ऑब्जेक्शन से डर लगता था, आजकल तो जहां खड़ी हो जाए कहते हैं सर कोई भी आ जाए हमें फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट है और हमने इसी ट्रिपल टी से इनको ऐसे तराशा है, इसीलिए इनको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैडम ने सीख लिया कि कोई ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं होता, ऑब्जेक्शन तो बस एक क्वेश्चन होता है। और देखो अभी नम्रता जी, आप भी ऐसे धीरे धीरे सीख के ट्रेंड हो जाओगे क्या? आप कहेंगे सर मुझे ट्रिपल टी ने इतना आसान बना दिया कि अब कोई भी मेरे लिए मुश्किल मुश्किल है ही नहीं। तो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं है, क्वेश्चन कैसे है पहले इसको समझते हैं। किसी ने आपसे कहा कि ये वेस्टीज के प्रोडक्ट ना बहुत महंगे हैं, तो आपको लग रहा है कि उसने आपका विरोध किया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है? वो इंसान कह रहा है कि मुझे लगता है वेस्टीज का प्रोडक्ट महंगा है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट सस्ते कैसे हैं? वो जो अगला उसके मन की फीलिंग है ना, वो आपको सुनाई नहीं देता। आपको क्या सुनाई दे रहा है? वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे बोल रहा है। लेकिन दोस्त, आपके लिए एक तरीके से ऑब्जेक्शन हो जाता और दूसरे तरीके से क्वेश्चन हो जाता। ऑब्जेक्शन कब हो जाता? जब आपको कैसे प्रोडक्ट सस्ता है आंसर करना नहीं आता, ये हो गया ऑब्जेक्शन। लेकिन वो प्रोडक्ट महंगा नहीं है, अगर ये आंसर करना आता, ये हो गया क्वेश्चन। बातें समझ में आई? समझ में आई? किसी ने कहा मेरे पास समय नहीं है, अब आपका मुंह बन गया, वो तो विरोध कर रहा है। वो विरोध नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे लगता है मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है वो 8 घंटे 9 घंटे नौकरी में दे रहा है, उसको लग रहा है कि उसके पास समय नहीं है। वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि क्या आप फिर भी मुझे बता सकते हो कि 8 घंटे की नौकरी के बाद भी मैं कैसे 3-4 घंटे वेस्टीज के लिए निकालूं? अगर आपको ये सवाल का आंसर करना आता, देखो उसके जो ऑब्जेक्शन है आपके लिए क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर आपको आंसर नहीं करना पाता तो वो आपके लिए ऑब्जेक्शन बन गया है, आप रो रहे हो, रोने से क्या होगा? सो ऑलवेज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सबसे पहली जो आज के डेट में मास्टर टेक्निक आपको समझनी है कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्शन आपके लिए क्वेश्चन है। जिस दिन आपको ये बातें अंदर पूरा दिमाग में ठोक के समझ में आई कि ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्वेश्चन होता, आप इसलिए निराश हो जाते क्योंकि आपको आंसर करना नहीं आता। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपको आंसर करना आए तो आपको ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन लगेगा ही नहीं। तो पहली बात क्या हम सीख रहे हैं कि आज जितनी भी ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करेंगे, सबसे पहले आप समझ लें कि ऑब्जेक्शन जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो कि आप इसके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी दें। So once the prospect has the information and feel comfortable with the material, they will usually proceed. कहते जब आप उसे इंफॉर्मेशन देते हैं ना और वो आपकी बातों से कंफर्टेबल हो जाता, जैसे उसने कहा सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं। आपने क्या कहा? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन ही ऐसे किया गया जो इंसान जिसके पास टाइम ना हो वो अपने कम समय को अपने काम के साथ इस्तेमाल करके इसमें टाइम फ्रीडम कमा सकता है। और अगर आपके आंसर देने के तरीके से वो कंफर्टेबल हो गया तो देखो उस ऑब्जेक्शन के बाद भी वो आपके साथ प्रोसीड करेगा। तो पहले ना एक लंबी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आज के बाद मैं ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन नहीं क्वेश्चन समझूंगा। एक गहरी सांस लीजिए और फील कीजिए कि आज के बाद मैं इस ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन नहीं क्वेश्चन समझूंगा। और जितने लोग गहरी सांस लेके ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया और उसके जगह क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया है, आप यहाँ पे यस टाइप कर सकते हैं कि आज के क्लास की पहली मूल मंत्र ऑलवेज ट्रीट योर ऑब्जेक्शन लाइक ए क्वेश्चन। वो इंसान अगर आपको ऑब्जेक्ट कर रहा मतलब वो आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता है। थैंक यू सो मच आप सबको टाइप करने के लिए। अब जैसे ही आपको समझ में आना शुरू हो जाए कि ये ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं क्वेश्चन है,
अब आप इसे हैंडल करने के लिए तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में तो आए कि वो सवाल पूछ रहा है। तो अब आप दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्शन ले लो, कोई इंसान कहता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपको साबित करना आना चाहिए कि एक इंसान कम पढ़ा लिखा भी इस बिजनेस को कैसे करके बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। हो गया, वो ऑब्जेक्शन था ही नहीं, क्वेश्चन था। किसी ने कहा कि देख भाई, कितनी कंपनी आई और कितनी गई, ये सब लफड़े में मैं फंसने वाला नहीं हूं। अब अगर आपको ये ऑब्जेक्शन लग रहा और आप मुंह बना के घर वापस ऐसे लौट के आ गए, हाँ, मुंह लटका हुआ, ये उसकी गलती नहीं। उसने कहा कि मुझे लगता है कितनी आई कितनी गई, तेरी वाली भी ऐसी होगी। लेकिन अगर आप इसको एज ए क्वेश्चन समझा पाए कि भाई कितनी आई कितनी गई और कितनी और आके जाएंगी, लेकिन उन आने जाने वाले में और वेस्टीज में फर्क क्या है समझाना आ गया, तो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन हो गया। पुतुल मैम, एक सिंपल हाउसवाइफ कभी सिंपल हाउसवाइफ नहीं होती, वो होम मेकर है, वो बिजनेस बिल्डर है, कल के डेट का लीडर्स है और फ्यूचर का आइकॉन है। कब? जब इन सारी कलात्मक चीजों को, खास चीजों को, बहुमूल्य चीजों को जब वो सीखने को ठान ले। और देखो, पुतुल जी ने ये सब सीख के मास्टर हो गया, तो कल पुतुल ए पुतुल बी जितनी भी आसपास की लेडीज होगी ना, सब मीटिंग में इन्हीं को खींच खींच के ले जाएंगे। काहे? जहां पुतुल जी बैठती हैं वहां सब ज्वाइन कर लेता। क्यों? क्योंकि वो उनकी तरह नहीं थे कि हीरा सामने पड़ा था, आंख मिचौली खेल रहे थे। उनको तो पता है कि जब इतनी खास बातें सिखाई जा रही है ना, तो इसकी एक एक बात मैं इतना जबरदस्त तरीके से सीखने वाला हूं कि कल के डेट में फील्ड में ना कोई भी समस्या में नहीं आएगी। सो आप सब भी इसी महत्व के साथ सेशन को सीखने की कोशिश करें। तो आज हमने सबसे पहले सीखा, अब हमें सीखना है कि उसके ऑब्जेक्शन को हमें ट्रीट कैसे करना। 2 पॉइंट। पहला, ध्यान से लिखना, लिसन केयरफुल्ली टू द प्रोस्पेक्ट, मतलब जिसने आपसे सवाल पूछा उसको ध्यान से सुनो, यह सबसे पहला। दूसरा, रिपीट द ऑब्जेक्शन। पहला क्या है? लिसन केयरफुल्ली टू द प्रोस्पेक्ट। इसको लिखो कि आप अपने अतिथियों का या प्रोस्पेक्ट को ध्यानपूर्वक सुने। यह है पहला पॉइंट, रत्ना मैम। और दूसरा पॉइंट क्या है? रिपीट द ऑब्जेक्शन, मतलब उस ऑब्जेक्शन को रिपीट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को प्रोडक्ट्स का डिमोस्ट्रेशन किया, जैसे ही आपने फ्लैक्स ऑयल का थर्मोकोल पे डेमो किया, आपके थर्मोकोल फ्लैक्सीड ऑयल के साथ गल के पानी हुआ, सामने वाला देख के डर गया और उसने कहा कि बाप रे बाप, ये तो पूरा थर्मोकोल गला दिया, अंदर गया तो मेरी आंत ना गला दे। तो आपको वो जो भी कहे आपको विरोध नहीं करना है। कई लोग ना सेल्स में अपनी महारत दिखाने के लिए ना झगड़ पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं साहब, आज आपको एक दूसरी ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा ना, आपको रात भर नींद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि जितने मेरे विरोधी थे ना, कल सबसे जाके एक बार फिर से बात शुरू करूं, क्योंकि काम यहां से बन सकता है। तो पहला काम क्या है? वो चाहे जो भी बोल रहा हो उसको ध्यान से सुनना है। दूसरा क्या है? उसने जो भी कहा उसको अगेन रिपीट द ऑब्जेक्शन। आप उससे दोबारा पूछेंगे। पहले तो 2 पॉइंट को लिख लो। और रिपीट द ऑब्जेक्शन का मतलब क्या, मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो किसी ने कहा मेरे पास समय नहीं है। आप बताइए, जब समय है ही नहीं तो आपको क्या लगता है, क्या ये काम हम कर पाएंगे? अब आपने क्या करी, पहले पॉइंट को फॉलो किया जो आपको शैलेंद्र जी ने सिखाया था कि उसको ना एकदम ध्यान से सुनते रहना है। और जब उसकी बातें खत्म हो गई तो आपने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे थे कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और समय नहीं है, तो आप ये बिजनेस कैसे करेंगे? मतलब आपने उनके सवालों को रिपीट किया। रिपीट करने के बाद 2 तरह की रिस्पॉन्स आएंगी। पहला, अरे नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। अगर ऐसी रिस्पॉन्स आई तो आप क्वालिफाई कर लेना कि उसकी ऑब्जेक्शन ही झूठी है, बस वो बहाना बना रहा है। समझ में आ गई बात? ऑब्जेक्शन रिपीट क्यों करना है? क्योंकि ऑब्जेक्शन रिपीट करने के बाद
अगर सामने वाले की ऑब्जेक्शन ही चेंज हो गई, तब तो वो ऑब्जेक्शन था ही नहीं जो उसने किया था। तो ऐसे लोगों को अगर आप आंसर भी करेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए, एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आप किसी घर को मेहमान हुए और आप वहां बेंगे लीडर्स गए, सामने वाले ने आपके प्रोडक्ट्स को देखा, बिजनेस को देखा, और उसने बिजनेस और प्रोडक्ट्स को देखने के बाद कहा कि हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ना मुझे लगता है कि ये सब काम नहीं करेगा। तो उसने ऑब्जेक्शन किया। आप कह रहे हैं सर क्यों काम नहीं करेगा, आप कैसे बोले हो काम नहीं करेगा, देखो यहाँ काम कर रहा, वहाँ काम कर रहा, वहाँ काम कर रहा है। फिर आपने उसको पूरी मेहनत से सवाल के आंसर दिए, फिर उसने कहा हाँ वो बात तो सही है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आप फिर उसका तोड़ते जा रहे हो, क्या बात करें सर आपके पास समय नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनके पास समय है लेकिन समय कम है, लेकिन फिर भी वो सफल हो गए। बोलेगा हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कि मेरे पास इतना सर्कल है कि हम किसी को जोड़ पाएंगे। आप ऐसे ट्रैप में फंस जाते, उनके 10 सवालों का जवाब देते हैं और फिर बाद में निराश होकर आते। क्यों? वो इंसान के कोई ऑब्जेक्शन थे ही नहीं, वो केवल आपको टाल रहा था, आपको घुमा रहा था, आप उसके ट्रैप में फंस गए, एनर्जी वेस्ट किया, कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में 2 पॉइंट बहुत अहम है। पहला, लिसन केयरफुल्ली। सेकेंड, रिपीट द ऑब्जेक्शन। इससे पहले कि उसको आंसर करूं, अगर मुझे आंसर रिपीट करना आ गया और रिपीट करने से जस्टिफाई हो जाएगा, सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन पे अडिग है, जैसे किसी ने कहा मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस मैं कर पाऊंगा, मैंने उसको ध्यान से सुना और मैंने उसको कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, अगर आपको ये लगने लगे, अच्छा पहले तो रिपीट करेंगे कि सर आप ये कह रहे हो कि आपको नहीं लगता कि ये बिजनेस आप कर पाओगे। उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो आपने दोबारा जब रिपीट किया और उसने फिर से उसको कंफर्म किया कि आप मतलब कि मेरी ऑब्जेक्शन सही है, तब आप उसको कहेंगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको ये लगने लगे कि आप इस बिजी शेड्यूल के बाद भी इस बिजनेस को कैसे कर पाएंगे, तो क्या आप इसे करना चाहेंगे? क्या बोला आपने? अगर आपको लगने लगे, या मैं आपको बता दूं कि कैसे इस बिजी शेड्यूल के बाद भी आसानी से बिजनेस कर पाएंगे, तो क्या आप इस बिजनेस को करेंगे? उसने कहा अगर मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा तो क्यों नहीं करूंगा। तो आपने तो पहले उससे हाँ करवा लिया। अब उसको समझाओ कि कैसे बिजी शेड्यूल के बाद भी करेगा। उसने तो प्रॉमिस पहले दे दी, वो तो जुड़ना ही जुड़ना है। देखो कितनी जबरदस्त टेक्निक है। तो धीरे धीरे ना आज इन क्लास में आनंद से सुनना, इन क्लास को काफी मन से सुनना, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी ट्रिपल टी में एक ही बार आई है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे दूसरा और मास्टर स्ट्रोक, उसे कहते फील फेल्ट फाउंड। इसको आपको डायरी पे लिखना है। इसको कहते हैं यूज फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, शेयर विथ प्रोस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस और द एक्सपीरियंस अदर हैव हैड विथ द इशू। फॉर एग्जाम्पल, फेल्ड फाउंड। अब देखिए यहां से आपकी दूसरी चीज में आपको क्या चेंज, पहली टेक्निक आपने क्या सुना, लिसन केयरफुल्ली, रिपीट द ऑब्जेक्शन। उसके बाद अगली टेक्निक क्या, ये टेक्निक है, और अगर आप इस टेक्निक के मास्टर बने ना, दुनिया में सब आपसे प्यार करेगा और नाराज आपसे कोई नहीं होने वाला। फील फेल्ड फाउंड हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और फील फेल्ड फाउंड क्या है? इससे पहले आपने देखा होगा, जब आप सेल्स की ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सी मार्केटिंग वाले एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। देखा आपने ऐसा? वो सवाल जवाब के ना बौछार में फंस जाते हैं, एक दूसरे को डिफीट करने के लिए युद्ध, वाक युद्ध कहते हैं उसको, वाक युद्ध मतलब बातों की युद्ध शुरू कर देते हैं। कई बार तो लोग चैलेंज कर देते हैं, अगर तेरी कंपनी अच्छी साबित हुई तो मैं तेरे में घुसूंगा, मेरी अच्छी साबित हुई तू मेरे में घुसेगा, बोल तुम्हें मंजूर। वाक युद्ध शुरू कर देते। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसे लड़ते हैं जैसे राम और रावण लड़ रहा हो। सेल्स में आप लड़ने नहीं गए। सेल्स में आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि आज सुबह से शाम बीत जाए लेकिन एक भी इंसान आपसे दुखी नहीं होना चाहिए। एक भी इंसान आपसे दुखी नहीं होना चाहिए, और वो काम आज के बाद आपसे होगा अगर आपने दूसरी मास्टर टेक्निक को प्रैक्टिस कर ली,
फील, फेल्ड, फाउंड। फील का मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं। किसी ने कहा सर मेरे पास ना टाइम नहीं है। आप उसको ये मत बोलिए कि क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो सर। अच्छा, आपने अगर ऐसा बोल भी दिया, क्या वो आप अब जिसको आपने बेवकूफ कहते हो आपके साथ ज्वाइन करेगा? अच्छा मान लीजिए, क्या सर आप बोल रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, आपने अगर उसका विरोध कर दिया, क्या वो आपके साथ ज्वाइन करेगा? आपने कहा मुझे नहीं लगता सर ये सब कंपनी चलेगी, आप उसको क्या बात कर रहे हैं सर, अगर आपने उसको ऐसे इंसल्ट कर दिया, क्या वो आपके साथ ज्वाइन करेगा? अगर आपकी कंपनी अच्छी भी होगी ना तब भी ज्वाइन नहीं करेगा। आपको पता हमारे चेयरमैन सर एक बहुत अच्छी लाइन करते हैं, कहते हैं, वो ना एकदम मेरे दिल में यहां पे आके बसी हुई है। उनकी लाइन सुनाऊं? 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 आप उसे लिखेंगे? अच्छा, आप लिख के उसे प्रेम से अपने जीवन का संस्कार बनाएंगे। हमारे एमडी सर यानी गौतम वाली सर एक लाइन कहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ते या नहीं ये निर्भर इस बात पे करता है कि वे आपको कितना पसंद करते हैं। कहते हैं लोग आपके साथ जुड़ते या नहीं ये निर्भर केवल इस बात पे करता है कि वे आपको कितना पसंद करते हैं, कितना पसंद। कहते हैं इस बिजनेस में लोग आपसे प्रोडक्ट लेते या नहीं ये निर्भर इस बात पे करता है कि वे आपको कितना पसंद करते हैं। कहते हैं लोग आपके सभी फॉलोअप को स्वीकार करेंगे क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं। इसका मतलब इस बिजनेस में आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करना है ताकि आपकी टीम, आपकी लीडरशिप, आपके डाउनलाइन, आपके अपलाइन, आपका गेस्ट, आपका कस्टमर आपको डिसलाइक करे। इसीलिए कभी किसका विरोध नहीं करना, बल्कि हाँ आपको इस्तेमाल करना है फॉर्मूला फील, फेल्ट, फाउंड। कैसे इस्तेमाल करेंगे? किसी ने कहा सर मेरे पास समय नहीं है। आपने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने टाइम लिवरेजिंग कॉन्सेप्ट को देखा तब मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस आपको टाइम की फ्रीडम देने के तरीके से ही बनाया गया है। देखो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आपने कहा कि सर मेरे पास समय नहीं है। मैंने आपको कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जितने देर में मैंने बोला ना वो 1 सेकेंड, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 सेकेंड, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैम आप बिल्कुल, ये जो पहला सेंटेंस है ना कंजीलाल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो पहला सेंटेंस है ना, ये पहला सेंटेंस इन सेकेंड भर में उसकी आपकी माइंड की मैचिंग कर देता है कि ये बंदा मेरे को समझता है, ये मेरे तरीके का बंदा है, ये मेरे जैसा सोचने वाला बंदा है। आपको पता है आपने उसका विरोध नहीं किया, आपने पहला सेंटेंस क्या बोला, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर दूसरा सेंटेंस क्या बोला, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। फिर तीसरा सेंटेंस क्या बोला, लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को गहराई से देखा तब मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट टाइम लिवरेजिंग के हिसाब से ही बनाया गया और हम आप जैसे लोगों के टाइम फ्रीडम को देने के लिए ही बनाया गया। देखो आपने उनके क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया, आंसर भी दिया, उसे आंसर भी मिला और उसे बुरा भी नहीं लगा। आपने उनका रिस्पेक्ट भी किया, क्या बोलते हुए, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर क्या बोला, पहले मैं भी आप ही की तरह सोचता था, तो आपने उसको अपना बना लिया ना, वो बिल्कुल आप ही की तरह का इंसान है। और अगर वो आपको सफल लोगों के रूप में देख रहा है तो इनडायरेक्टली क्या सोचेगा, ये मेरे तरह का इंसान है, मुझे भी इसके तरह का बनना है। और वो करके देखो ना, करके देखो ना, आपको लगेगा वाह वाह कितनी मैजिकल। देखो ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं जितेंद्र ठाकुर जी, ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं पता है? ऐसे सुनहरे मैजिकल शब्दों को सीखने के लिए। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, कब होगा, जब आप रोज कम से कम 3 मीटिंग्स में इसका प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है बात? आज आपने फील, फेल, फाउंड को सीखा। अब देखिए इसको धीरे धीरे आज कई एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। पहला ऑब्जेक्शन, आई वुडंट वांट टू डू समथिंग इन व्हिच आई वुड हैव टू कॉल माय फैमिली और फ्रेंड। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगा जिसमें मुझे मेरे परिवार को, दोस्तों को इन्वॉल्व करना पड़े।
अब किसी ने ऐसे सवाल पूछा, माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, कहते हैं यदि आप उसको कैसे आंसर्स करोगे? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को डीप में देखा मुझे कुछ बातें समझ में आई, और इतनी बात बोलने के बाद आपको शुरू करना है। अब देखो इसका आंसर वो कैसे करोगे आप? आंसर आपको इन सवाल का करना है, लेकिन इन शब्द को तो बोलना ही बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन मैंने बहुत डीपली इस कॉन्सेप्ट को समझा, तब मैंने पाया। इतनी बात बोलने के बाद जो आपके आंसर्स हैं उसको शुरू करो। जैसे उसने कहा कि मैं ऐसा काम कुछ भी नहीं करना चाहता जिसमें मुझे अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को इन्वॉल्व करना पड़े। तो आपने उसको आंसर कैसे किया? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी आप ही की तरह सोचता था, लेकिन जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गहराई से देखा तब ये बातें मुझे समझ में आई। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, यदि आपका कोई चचेरा भाई है या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो इस प्रकार के बिजनेस में बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिए हैं, तो क्या आप अपने उन रिश्तेदार को वो किस तरीके से बहुत पैसे कमा रहे हैं आप उसके बारे में बेशक जानना नहीं चाहोगे? बेशक आप जानना चाहेंगे। ये उसी तरह का एक विचार है, वह भी चाहेगा कि आप उन्हें यह बताएं जो आपने इस व्यवसाय में क्या ऐसा ढूंढा है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आपने आपने उसको उसी की बात समझाई। क्या कहा उसने? कहा मैं ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं करना चाहता जिसमें मुझे दोस्तों को और फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़े। आपने उनसे कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था, लेकिन सर जब मैंने इस कॉन्सेप्ट की पूरी गहराई देखी, पूरी कॉन्सेप्ट को समझा, इस कॉन्सेप्ट में लोगों को, तब मुझे जो चीजें समझ में आई उसको समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। और फिर आपने उसको कहा कि सर आप सोचो कि अगर आपके कोई दोस्त, आपके रिश्तेदार ऐसा किसी काम को शुरू किए जिसमें वो बहुत पैसे कमा रहे और बहुत सुखी हैं, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे बहुत पैसे कमा रहे हैं? जानना चाहेंगे ना? ठीक जैसे ही आप जानना चाहेंगे, सर वो सब भी इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। तो आप लोगों के सवाल का जवाब दें, लेकिन उनको जवाब भी मिल जाए और उनको बुरा भी ना लगे। सो कहते यदि आप पहले से तय कर ले कि उन्हें इस अवसर में दिलचस्पी होगी या नहीं, तो हमारे व्यवसाय में बहुत पैसे कमाने के बाद वे बहुत परेशान हो सकते हैं। क्या इसका कोई खास मतलब नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, कहते इफ यू प्रीजज whether or not they would be interested in this opportunity for them, they might be very upset after starting making a lots of money in our business. So आप सोच के देखिए कि अगर आप पहले से प्रीजज कर लें उस इंसान को दिलचस्पी होगा या नहीं होगा। आप पहले से प्रीजज नहीं कर सकते। अब आपको इस सेम वे में आंसर्स करना। कुछ लोग कहते हैं आई डोंट लाइक सेल्स, मुझे ना बिक्री पसंद ही नहीं है, मुझे बेचना पसंद ही नहीं। आपने क्या कहा? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी नहीं। देखिए आप अगर किसी को इस तरीके से आंसर करेंगे ना, उसके बातों में पहले तो सहमति दिखाएं। आपकी पहले शब्दों की सहमति ही उसके साथ आपको मेंटली अलाइन कर देता है। आप कहिए मुझे भी बिक्री पसंद नहीं है, मैं बस इस जबरदस्त अवसर को शेयर कर रहा हूं, इसके बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, जीवन भर का अवसर, और अगर कोई वास्तव में इसे चाहता है तो बढ़िया, और कोई नहीं चाहता तो ठीक है। कहते यह जानकर राहत मिली कि हमें बोर्ड पर किसी अन्य बिक्री व्यक्ति के होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उत्पाद अपने आप बिक जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। केवल लोग उन्हें यह जानने की कोशिश करनी है कि वे कितने अच्छे हैं और कितनी जल्दी खुद को बेच देते हैं। कहते हैं कि आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर उसने आपको एक्सेप्ट किया नहीं किया उसकी टेंशन मत लो,
आपको टेंशन ये लेना है कि आप उसके सामने खुद को कितने अच्छे से बेच देते हो। आप बेकार उसकी टेंशन ले रहे हैं। अगर आपको खुद को सेल करना आता ना, तो आप दुनिया में किसी भी चीजों को बेच सकते हैं। और वेस्टीज के प्रोडक्ट के लिए आप उनकी चिंता क्यों करेंगे? क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट तो सच में हैं ही बहुत अच्छे। आज लोग असाध्य बीमारी से हमारे पास आते हैं, 10-10 साल से परेशान हैं, और 6 महीने वो चीजों का इस्तेमाल करते और खुद को ठीक कर लेते हैं। 10 साल से परेशान, तो हमारे प्रोडक्ट तो हैं ही बहुत अच्छे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। केवल हमें अपनी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से साबित करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, जब मैं वेस्टीज में आया, डे वन से जो लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे पिछले 9 सालों से जानते, 8 सालों से, 7 सालों से, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आज तक कभी किसी ने नहीं देखा कि मैंने किसी को वेस्टीज बताने के बाद उसके मना करने से मेरे चेहरे पे सिकन आई। कभी भी नहीं। उल्टा अगर किसी ने मना किया तो हमें उस पर दया आती है, तरस आता है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्रोडक्ट पे, अब जैसे मैंने किसी को, मान लो एक प्रॉब्लम लेके आया, हमें पता है कि मैंने हजारों लोगों की डायबिटीज और उनकी थायराइड को ठीक कर दिया, और अब आए मेरे पास छत्रपाल जी, और मैंने छत्रपाल जी को अपने सारे प्रोडक्ट के डेमो दिखाई। इसने कहा सर मुझे तो शुगर हो गया, हालांकि छत्रपाल सर खुद ही एक डॉक्टर है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा मुझे शुगर हो गया। मैंने इनको पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, और ये मुंह लटकाए हुए कहते सर मुझे तो भरोसा ही नहीं होता। हाँ जी ठीक है, आपको भरोसा नहीं है, अब मुझे चिंता करने की जरूरत है। अब बताओ, मुझे चिंता होगा या छत्रपाल सर पे तरस आएगा? क्यों? मुझे इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर बंदे को भरोसा हुआ होता तो इसकी शुगर ठीक, इसने भरोसा नहीं करके तो खुद का नुकसान किया ना। तो आपकी अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको यह सोचना है कि आप छत्रपाल जी को उनके सामने कितने बेहतर तरीके से बेच देते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है ना कि लोग जो आपसे सवाल पूछते हैं, बिना मतलब आप उनसे टेंशन करते थे, बिना मतलब। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अब पहले शुरू कैसे करेंगे? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था, और हमारे पास भी ऑलरेडी पैसों की बहुत कमी थी। इसीलिए तो हम इस व्यवसाय में शामिल हो गए, क्योंकि इस व्यवसाय में अन्य बिजनेस की तरह पूंजी लगाने की कोई जोखिम है ही नहीं, बल्कि बड़े वित्तीय रिटर्न पाने के मौके के लिए कोई बहुत बड़े निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि रिटर्न बहुत बड़ा है। उसने सवाल पूछा और आपने उसके सवाल को उसी पे दे मारा, लेकिन आप ये कब कर पाएंगे? जब आप इसको सीखेंगे। उसने क्या कहा? मेरे पास पैसा नहीं है। आपने क्या किया? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी बिल्कुल पहले आपकी तरह ही था, हमारे पास भी पैसे नहीं थे, बट जब मैंने इस बिजनेस को गहराई से देखा ना, मुझे लगा इसीलिए तो हमें इस बिजनेस में होना। मैं तो इसीलिए इस बिजनेस को ज्वाइन ही किया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, और इस बिजनेस में अन्य दूसरे बिजनेस की तरह बहुत पैसे लगाने का जोखिम है ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े रिटर्न पाने के मौके हैं बिना बड़े निवेश को किए हुए। देखो, उसके सवाल को उसी पे ठोका। कितनी जबरदस्त टेक्निक है। वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। आपने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, बट जब मैंने बिजनेस की गहराई देखा ना, मुझे समझ में आया कि इसीलिए तो मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे पास बड़े पैसे नहीं है, और हमारे इस बिजनेस में बड़े पैसे की जरूरत है ही नहीं, बल्कि इसमें बड़े पैसे कमाने के लिए कोई बड़े वित्तीय निवेश यानी कोई बहुत इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं। इस तरीके से जब आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करने लगेंगे ना, आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा। सोच के देखिए। और आप क्या बोल सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, लगभग हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उनके पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है,
लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके पास वह करने के लिए पैसा है या आप पा सकते हैं जो आपको वास्तव में करना है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? आप इस बिना पैसे की स्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे? पूछिए उनसे। और एक सच्चाई भी है जो मैं आपको बता दूं और मैंने सेल्स में फील किया है कि अगर आपके पास कारण पर्याप्त हैं तो लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अगर आपके पास कारण पर्याप्त नहीं है तो लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए किसी के घर में 5 लाख रुपए रखे हुए, मतलब उनके पास पैसा है तत्काल में, और आप 5,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी बताने गए। बताओ वंदना मैम, क्या गारंटी वो 5,000 रुपए निकाल के आपको दे देगा? वो भी तो कह सकता है ना मेरे पास पैसा नहीं है। आप क्या उसकी तिजोरी चेक करने जाएंगे? नहीं ना, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। आपको समझ में नहीं आया और आपको लगा उसके पास पैसा नहीं है और आप वहां से लौट के आ गए। एक दूसरा सवाल सोचो तरसीला, आपके पास 1 रुपए नहीं, आपके पास 1 रुपए नहीं है। आपके घर में ना कोई 100 ग्राम सोना लेके पहुंचा। कितना जसिंता मैम? 100 ग्राम सोना। आपने देखा साला आज के डेट में तो 10 ग्राम का 1 लाख रुपए दाम है और 100 ग्राम का तो 10 लाख रुपए। और उसने कहा कि देखिए ये जो 10 भरी हमारा यानी पूरे 100 ग्राम जो 10 तोले सोने हैं ना, ये मुझे बहुत इमरजेंसी में बेचना पड़ रहा है। वैसे तो इसकी मार्केट में 10 लाख रुपए कीमत है, लेकिन अभी हमको इलाज के लिए तुरंत पैसा चाहिए और हमको 2 लाख रुपए भी कोई देगा ना तो हम उसको दे देंगे, और आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है। तरसीला क्या करेगी पता है? बोलेगा दीदी आधा घंटा टाइम दीजिए दीदी। और उसके बाद तरसीला चाची को, मौसी को, मामी को, नानी को, काकी को, दादी को, जिससे बगल में दुश्मनी हुआ था उसको, भाभी को, और पता नहीं किसको किसको, आधे घंटे में तरसीला 2 लाख रुपए उठा के लाएगी, उसके हाथ में पटकेगी, 10 तोले का सोना लेगी और 10 लाख रुपए की मालकिन बन जाएगी। मां कसम, साला सोचा भी नहीं था कि 1 रुपए फूटी कौड़ी नहीं रहते हुए भी आधे घंटे में 2 लाख रुपए निकल सकते हैं। क्योंकि जो आप दे रहे हो ना, उससे जो चीजें आपको मिल रही है वो ज्यादा कीमती है। तो मैं हमेशा अपने बिजनेस में एक सेंटेंस यूज करता हूं। लोग कहते हैं, जब मैंने कहा आज 2 तारीख को ना कंसिस्टेंसी कर लेना। अच्छा, आज कई लोगों ने किया है क्या? सबने किया? नहीं। अब किसी से पूछो तुमने आज कंसिस्टेंसी क्यों नहीं किया? सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं। मैं उसे कहता हूं कि इस बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं, पैशन चाहिए। पैशन चाहिए जी, पैसा नहीं। पैशन अगर है ना सफल होने का, तो पैसे की जरूरत नहीं है, वो आ जाता है। वो बोला कैसे? मैं उससे पूछूं अभी तेरा पैर टूट जाए तो क्या करेगा तू? बोलेगा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब 1 महीने बाद आएगा इलाज की सोचना शुरू करेंगे। नहीं ना, तेरा पैर इतना जरूरी है जिसके लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख सब आ सकते, फर्क नहीं पड़ता आपके पास पैसा है या पैसा नहीं। तो किसी ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। आपको पता है अभी से कुछ वर्ष पहले एक एरिया में मैंने बिजनेस शुरू किया। मेरे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर लीडर ने कहा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर लीडर, सर आपको पता है मेरे गांव में 350 घरों में से मैं 350 घर में चल गया। मैं बोला अच्छा फिर क्या हुआ? बोला सर मेरे गांव की जो हालात है ना, वहां 1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदने वाला कोई नहीं है सर, वहां से पॉसिबल नहीं। अब देखिए उसने मुझे इतना कन्विंस किया। मैंने कहा भाई ये तेरा सोच है, लेकिन मैं आपकी बात को कभी शायद एग्री नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा क्यों सर? मैंने कहा क्योंकि मैंने हमेशा लॉ को सीखा। लॉ, मैं लॉजिक पे बिलीव नहीं करता। इस घटने के 3 साढ़े 3 महीने बाद उस गांव के पास के थाने में
मीना जी, उस गांव के पास के थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ कि उस गांव से एक चीट फंड कंपनी ने 6.5 करोड़ रुपए लेके भाग गए। कितना? 6.5 करोड़। उस गांव से एक चिट फंड कंपनी लेके भाग गए। मतलब जितने लोगों ने केस रजिस्टर्ड करी उन सारे लोगों के अमाउंट थे 6.5 करोड़। और कुछ लोगों ने तो कहा कि सर 10 सालों से मिट्टी के घड़े के अंदर जमीन में गाड़ के पैसे रखे थे, वो फफूंद लगा हुआ पैसा भी निकाल निकाल के 3-3, 4-4 लाख रुपए दिया है सर, सब मेरा पैसा डूब गया। मैंने उसको फोन लगाया कि तेरे गांव में मैंने सुना कोई स्कैम हुआ है 6.5 करोड़ का। बोला हाँ सर, एक चिट फंड कंपनी था, सुने सर पैसा लेके भाग गया 6.5 करोड़। मैं बोला कि तू तो बोल रहा था सारा पैसा ही नहीं लोगों के पास। हाँ पैसा ही नहीं। मैं एक बार एक कंपनी में थोड़े दिन के लिए इंश्योरेंस किया था, हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते। उस इंश्योरेंस को लेने के सिलसिले में नामकुम के एक गांव में पहुंचा। एक आदमी ने मुझे 2 लाख रुपए की बीमा दी और वो पूरे 2 लाख रुपए ना तो हाथ से गिने जा रहे थे, ना किसी मशीन से गिना जा सकता था। उसको पहले धूप में सुखाना पड़ा, उसके बाद उसको झाड़ना पड़ा, फिर एक एक नोट को गिना। 2 लाख रुपए की बीमा हुई थी, क्योंकि वो पैसे जमीन के अंदर खड़े हुए थे। वो मेरे सामने अपने ही घर की मिट्टी खोद के निकाला, बोला सर इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। हमें हर इंसान की स्थिति की कदर करनी है, लेकिन आपको चलना तो नियम से ही है। और नियम यह कहता है कि आप इसको जस्टिफाई करने वाले कोई नहीं होते कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है। आपका काम तो बस यह है कि आपको अपने नियम से चलना है और लोगों को सही जानकारी देते हुए आपको कोशिश करनी है। अगर आप किसी के घर गए हो ना, ये उसकी मर्जी नहीं है, ये उसकी मर्जी है। उसकी उसकी देखो उंगली, किसकी? मेरी उंगली ऊपर की तरफ। अगर आप किसी के घर गए हैं, ये उसकी मर्जी है। आपके पास अगर कोई आया है, ये किसकी मर्जी है? उसकी मर्जी है। आपके पास कोई और किसी और को लेके आया है, ये उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी में उंगली मत डालो, नहीं तो वो नाराज होगा ना तो आपके ऊपर बहुत खतरनाक एक्शन ले लेगा। बोलेगा साला तूने प्रीजज क्यों किया बे? मैंने भेजा था उसको तेरे पास। हु आर यू टू प्रीजज? सर हमको लगता है ना उसके पास पैसा नहीं। हु आर यू? तू है कौन प्रीजज करने वाला? आज एमडी मोई खान, जो दिल्ली में पटरी के किनारे टी शर्ट बेचता था, अगर उससे किसी ने प्रीजज किया होता, वो आज इस बिजनेस में 8 लाख रुपए महीने नहीं कमा रहा होता। आज शत्रुघ्न मलिक 1100 रुपए की नौकरी करने वाले कुरियर बॉय को किसी ने प्रीजज किया होता, वो वेस्टीज में लाखों की इनकम नहीं ले रहा होता। आज साक्षी पांडे 26 साल घूंघट में रहने वाली लेडीज को किसी ने प्रीजज किया होता, वो आज इस बिजनेस से 26 कंट्री घूम के नहीं आती। आज ऑटो ड्राइवर साउथ का यूट्यूब खोल के देख, अगर उसे किसी ने प्रीजज किया होता, वो 20 लाख रुपए महीने की इनकम पे नहीं पहुंचता। आज दीपल जी, जिसके बच्चे के स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं थे और बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल के फेंक दिया था, अगर उसे कोई प्रीजज करने वाला होता, वो 50 लाख रुपए की चेक पे कभी नहीं पहुंचती। माय डियर फ्रेंड्स, आज उस इंसान को जिसके दोनों आंख नहीं हैं, सैयद भाई, जिसने कभी दुनिया देखी ही नहीं है, अगर उसने किसी ने प्रीजज किया होता, वो 2.5 लाख रुपए महीने पे कभी नहीं पहुंचता। आज उत्तर प्रदेश की लेडी जिसकी दोनों पैर नहीं, उसे किसी ने प्रीजज किया होता, वो लाखों रुपए की चेक वेस्टीज से नहीं कमाती। प्रीजज? हु आर यू? आप हैं कौन प्रीजज करने वाले? हम तो पहले ही प्रीजज कर लेते, सर ये करेगा, सर हम जानते हैं ना सर, इससे नहीं होगा। अरे तू है कौन? हमारी ही टीम में ऐसे कितने लोग हैं जिसके बारे में सैकड़ों हजारों लोगों ने कहा, आप भी न सर कभी कभी किसके साथ घूमते रहते हैं, ये लोग से बिजनेस होगा। लेकिन जब उसने चीर फाड़ करके बाहर निकला है ना, अच्छे अच्छे लोगों की आंख फट जाती। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है
बेटा प्रीजज मत करना। तेरे पास किस रूप में कौन कब आता है ये केवल भेजने वाले को पता है, तेरे को पता नहीं है। खबरदार किसी ने प्रीजज किया तो प्रीजज नहीं करना है। जितेंद्र सर, आपको परफॉर्मेंस अच्छा देना है क्योंकि मैंने आपको प्रीजज नहीं किया था। आपके बारे में भी कुछ लोगों का कहना था, लेकिन मुझे पता था आप गया के हीरो बनने वाले हैं, तो हम प्रीजज नहीं करते कभी। हम तो बस समझते हैं कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए सबसे खास है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो भी मेरे पास है सब बकवास है। तेरी सोच, आपकी सोच आपको मुबारक, मेरी सोच मुझे मुबारक। मैं तो प्रीजज नहीं करता साहब। कुछ लोगों के जो भी उनके पास है उसके लिए खास है, कुछ लोगों के जो पास है वो सब उसके लिए बकवास है। आपकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग कोयले से हीरे निकाल लेते हैं और कुछ लोग हीरा रहते ही आंख मिचौली खेलते रहते हैं। देखो, प्रीजज। तो आप समझ रहे हैं, आज आज आप इस नियम को सीख रहे हैं। जिसके पास पैसे नहीं है, अगर वो कह रहे हैं, उनको पूछिए वो पैसे के दुख सोच से और प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है या मैं सचमुच व्यस्त हूं। अब देखिए कॉमन आंसर्स क्या है। मैं जानता हूं आपके पास समय नहीं है। अगर मुझे नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है तो मैं आपको फोन ही नहीं करता। क्या कल मिलने के लिए अच्छा है? कॉमन क्वेश्चंस। कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये क्या है, आप उसको आंसर मत करो, ये फोन पे क्या है, कहो इसीलिए तो सर हमें बैठने की जरूरत है। आप जानते हैं कि बड़े काम फोन पे नहीं होते। मैं कल फ्री हूं ये बताने के लिए कि ये पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। कॉमन क्वेश्चंस। आप कभी किसी को भी आंसर करें, हमेशा पहले आंसर को तैयार कीजिए। क्या ये मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर किसी ने डायरेक्ट पूछा तो आप कहें हाँ? क्या बोला आपने? हाँ। और ये एकमात्र तरीका है जिसके बारे में मैं जानता हूं कि यह लीडर पूंजीगत जोखिम के बिना 1 महीने में यहीं पे लीडर 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम कर सकते हैं। किसी ने पूछा क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? आपने कहा हाँ बिल्कुल। आप नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, आप उससे पूछ लीजिए। बिल्कुल। लेकिन सर मैंने देखा है कि एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना किसी जोखिम के लाखों रुपए की इनकम ले सकते हैं। लेकिन आप किसी को गलत साबित मत करें, उससे झगड़ा मत करें, बस उसको आंसर कैसे करना है ये सीखें। माय डियर फ्रेंड्स, कॉमन क्वेश्चंस। किसी ने कहा क्या ये एम्बे ओरिफ्लेम जैसा है? बहुत से लोग आपको सवाल पूछेंगे, तो आप उनको डायरेक्टली कह सकते हैं ये एम्बे और ओरिफ्लेम के जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन आपको एक बार ये देखना चाहिए कि कैसे ये उससे बहुत अलग है। क्या बोला आपने? ये एम्बे ओरिफ्लेम की तरह बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन इसीलिए तो आपको देखना चाहिए कि कैसे ये उससे बहुत अलग, और बहुत अलग है ना। आप जाओ एमबे में, पता चलेगा हर महीने जीरो। आप जितना भी बिजनेस करेंगे हर महीने जीरो। पता है वेस्टीज इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने आपको दिया क्यूमुलेटिव प्लान। कहता है तू डायरेक्टर बनेगा 5500 पीवी करके, लेकिन मजे की बात है कि ये तुम्हें जोर जोर के करना है। अब किसी ने पहले महीने 2000 पीवी किया, दूसरे महीने 2000 पीवी किया, तो जुड़ के 4000 पीवी हो गया। लेकिन दूसरी कंपनी होती, आपने 2000 पीवी किया, 2000 की पे आउट मिली, पीवी हो गई जीरो। अब फिर तुम जीरो से करो, पुनर्मुस्को भवा, हर बार जीरो से। तो ऐसी कंपनी में तो कई लोगों का उदय नहीं हो पाता है। कई लोग ऐसी कंपनी में टिक ही नहीं पाते, हर महीने जीरो। लेकिन ये एमवे की तरह क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान उससे बहुत शानदार है। लेकिन ये आपको नहीं बताना है। आप क्या कह रहे सर? प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन इसीलिए तो आपको बैठने की जरूरत है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये उससे बहुत अलग है। तो देखिए आज आप कैसे टेक्निक को सीख रहे हैं और कितना मजा आ रहा है आपको।
आज इस टेक्निक को सीखने में। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। तो आपको कैसे बोलना है, इसमें आपको लगभग कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस व्यवसाय को शुरू करने में 1000 रुपए की भी लागत आती है, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। हमारी कंपनी के पास व्यक्तिगत, घरेलू और स्वास्थ्य आदि के प्रोडक्ट्स हैं, जो एक बहुत शानदार प्रोडक्ट्स की रेंज मानी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग पूछता है क्या ये सेल्स है। अब आपने कहा क्या आपको सेल्स पसंद है, किसी ने पूछा क्या इसमें सेल्स करना पड़ेगा। उसने कहा आपने आपने उनको आंसर नहीं किया कि सेल्स है या नहीं, आपने उनसे सवाल पूछा क्या आपको सेल्स पसंद है। उसने कहा हाँ, तो आप कहिए सर आप बिल्कुल सही जगह पे हो। उसने कहा नहीं, बोले सर आप बिल्कुल सही जगह पे हो। लेकिन आपको क्यों, अब मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे सेल्स बिल्कुल पसंद नहीं था, और अगर कोई मुझे सेल्स के लिए फोर्स करता मैं ज्वाइन ही नहीं करता। तो मुझे सेल्स पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो मैं समझा कि मैं बिना एक प्रोडक्ट बेचे करोड़ों का सामान बेच सकता हूं। मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी में हूं, और आज करोड़ों के सामान सोल्ड आउट होते हैं हर महीने। क्या मैं करोड़ों का सामान मैं बेचता हूं। तो सामने वाले ने कहा था, अब मेरे से पूछता कि आपको सेल्स पसंद है, मैं बोलता देंगे शैलेंद्र कुमार नहीं सर। वो कहता सर आप बिल्कुल सही जगह पे। अच्छा, अगर अगर मैंने कहा यस मुझे सेल्स पसंद है, तब भी तो मैं सही जगह पे हूं, फिर करूं सेल्स। और सेल्स से बेहतर प्रोफेशन दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे क्या आपने सेल्स किया है, मैं आपको बोलूंगा जितना सेल्स मैंने किया इस स्क्रीन पे मैं आपको बता सकता हूं, अगले 5 साल भी आप करेंगे तो उतने सेल्स नहीं कर पाएंगे। आप पूछिए आपने सेल्स कहां किया है। रांची का कोई भी चौराहा उठा लो, मैंने 6 वर्षों तक रोड पे खड़े होकर प्रोडक्ट बेचा है। बोलिए आपने और कहां कहां बेचा है। मैं बोलता हूं रांची का कोई इलाका उठा लो, हजारों डोर नॉक करके प्रोडक्ट बेचा है। आप बोलिए किसी इलाके का नाम बताओ, मैं आपको बोलूं अशोक नगर को चुनो, उसका हर दरवाजे को हमने नॉक करके प्रोडक्ट बेचा है। क्या आपको सेल्स पसंद है। मुझे सेल्स पसंद बिल्कुल नहीं था जब मैं इस बिजनेस में आया था। फिर आपने इतना सेल्स कैसे किया। जिससे लगे डर उसी काम को कर, यही तो मैं आपको सिखाता हूं ना कि जीवन में अगर तरक्की करना है तो आप हर उस काम को करो जिसको करने से आपको डर लगता है। हमारे बिजनेस की एक खास मूल मंत्र सिखाऊं, अगर आपने इस मूल मंत्र को सीख लिया तो आप जिंदगी में तरक्की के रास्ते से कभी बाहर ही नहीं आ सकते। देखिए आज मैं काफी मूड में पढ़ा रहा हूं ना आपको। सीखना चाहोगे मूल मंत्र, हमारे बिजनेस का बहुत गोल्डन मंत्र है। कहते हैं आपको हर उस लोगों से मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहते, और उनसे हर वो बात करनी पड़ेगी जो आपसे सुनना नहीं चाहते। आपको हर उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहते। यार तू नहीं चाहता है ना, कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूं मिल ले। तो आपको हर उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहते, और उनसे हर वो बातें करनी पड़ेगी जो आपसे सुनना नहीं चाहते। जिस बंदे को सेल्स की ये बातें उसके दिमाग में ठोक के घुस गई, उसे इस पृथ्वी की कोई भी ताकत सफल होने से रोक नहीं सकता। अगर आप इस बिजनेस में चोटी पे पहुंचना चाहते हैं तो शुरू कर दो आज से। उन हर लोगों से मिलना जो तेरे से मिलना नहीं चाहता, उनसे हर वो बात करनी जो वो सुनना नहीं चाहता। लेकिन आपको पता है हम केवल उन लोगों से मिलते हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो किसी काम के हैं नहीं। और बातें भी हमसे वही करते जो सुनना चाहते हैं, इससे कुछ काम होता नहीं है। मिलते हम उनसे हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो किसी काम के हैं नहीं। बात हम उनसे वो करते हैं जो हमसे वो सुनना चाहते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन सेल्स में ये चीजें काम नहीं करती। सेल्स में जिस लीडर को समझ में आ गया क्या, निर्लज्जम सदा सुखम, निर्लज्जम सदा सुखम। मैं आपको बता दूं
इस दुनिया के सारे सफलतम चोटी के लोगों को ढूंढोगे ना, तो आपको पता चलेगा उसने सेल्स को ही चुना है। क्योंकि चोटी पे पहुंचने का इस पृथ्वी पे एकमात्र प्लेटफॉर्म है और वो है सेल्स। क्यों? इसमें आप उतने पैसे कमा सकते जितने बड़े दिमाग को आपने बनाया है। सेल्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, होप सो आपको ये सेशन समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अब आप देखिए, कहते हैं आफ्टर प्रेजेंटेशंस क्वेश्चंस एंड द वे वी रिकमेंड यू रिस्पॉन्ड। कुछ लोग कहते हैं हमेशा फील फाउंड के साथ उत्तर दें। मुझे पता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया, लेकिन जो मैंने पाया और उसके बाद उसको आंसर करें। यानी जब भी आप किसी को आंसर करें तो आपको पहले फील फाउंड के फंडामेंटल बोलने हैं, फिर आंसर्स करने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब तमाम क्वेश्चंस के एग्जांपल्स यहां पे दिए गए। अगर कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ लोग कहता है मुझे कुछ सुरक्षित चाहिए, या मेरा जीवन साथी नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, उनको कहे मैं जानता हूं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे भी वैसा ही महसूस हुआ था। लेकिन जब मेरा एक दोस्त दिखा रहा था कि उनकी पत्नी ने यह व्यवसाय किया, तो उन्होंने कहा कि एक वास्तविक नौकरी पाओ। उन्होंने टाइम पत्रिका दिखाई जिसमें कहा गया था कि पिछले 7 साल में ही 7 कंपनियों ने 1,65,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये आंसर्स हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन मूल तकनीक आपको क्या सीखनी है कि मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे भी वैसा ही महसूस हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऐसा किया और असफल हो गए। आंसर कैसे करोगे? मैं जानता हूं सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन जब मैंने गहराई से देखा तब मैंने पाया कि हमेशा अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कर सकता हूं जो किसी भी चीज में सक्षम नहीं है। क्या ऐसे व्यक्ति से कर सकता हूं? क्या आपने अपनी तुलना असफल लोगों से करते हो? सोचो, आप उनसे पूछो। जाहिर है ना कि अगर आप ये बिजनेस करोगे तो सफल होना चाहोगे, तो जीवन में किसी भी अन्य चीज की तरह वही करो जो सफल लोग करते हैं, तो तुम्हें वही मिलेगा जो सफल लोगों को मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्या असफल हो गए। उनको कहें सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। मैंने जब बिजनेस की गहराई से देखा तो मैंने पाया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या अगर आप अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं तो किसी ऐसे इंसान की एग्जाम्पल देंगे जो आईएएस की एग्जाम में फेल हो गया? अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल देंगे जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई की कोशिश करी थी बट वो मेडिकल एंट्रेंस में ही फेल हो गया? आप अपने बच्चे को अगर कोई अच्छी सी पोस्ट दिलाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति की एग्जाम्पल दोगे जो लाखों व्यक्ति हर साल फेल हो रहे हैं? आप उस चंद लोगों का एग्जाम्पल देंगे ना जो इस प्रोफेशन में सफल हो गया, उसको देख उसकी माफत बन, उसको देख उसकी माफत बन। यही तो करते हो ना सर, ये प्रोफेशन भी वैसा ही। आप सफल होना चाहते हैं ना, तो आपको सफल लोगों की सुननी चाहिए और सफल लोगों की तरफ ही देखनी चाहिए। तो आप लोगों को आंसर्स देंगे, लेकिन आज से गांठ बांध लें कि आप उसको डायरेक्टली आंसर नहीं करेंगे। कुछ लोग ना जाके सीधा फोड़ देते हैं, कहते सर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिए ना। मैं पूछता हूं धंधा कितना लाया? सर बिजनेस नहीं दिया उसने, बट ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने तुम थोड़ी ना गया था। वो शांत महसूस करते, सर एकदम ईगो शांत हो गया, सर मेरा ईगो हट के ठोक दिए। धंधा कितना, बिजनेस कितने लाए, वो नहीं मिला सर। अच्छा तो गया क्यों था फिर? जवाब देने के लिए नहीं। तो आपको हर एक आंसर्स फील फेल्ट फाउंड के साथ ही करना है। होप सो ये सेशंस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आपको आज समझ में आ गया होगा। ओह, कोई कहता है मैं कोई सेल्स पर्सन नहीं हूं। आप उसको कहिए मुझे पता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ
कि दुनिया में हर कोई तो कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई आइडिया बेच रहा है, कोई अपने बॉस को अपना वेतन बढ़ाने के लिए वो अपना संघर्ष बेच रहा है। अपने बच्चों को भी आपको विचारों को बेचना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि आपको किसी और को कुछ ऐसा करने के लिए मनाना होगा जो वे करना नहीं चाहते। खैर, हम ऐसा नहीं करते। हम लोगों को फैक्ट दिखाते हैं और वे इसे देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई कहे कि मुझे बेचना पसंद नहीं है, कहिए सर आप बिल्कुल सही सही कह रहे हैं, मैं भी पहले आप ही की तरह सोचता था। बट जब मैं गहराई से इस सिस्टम को देखा तब समझ में आया कि बेच तो दुनिया में हर कोई रहा है। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई आइडिया बेच रहा है, बट बेच तो हर कोई रहा है। और बोलिए सर बेच तो आप भी रहे हो। आपके बच्चे को भी कुछ चाहिए ना, तो पहले वो अपने आप को आपके पास आके बेच देता है। बेचता नहीं बेचता। आपको भी बच्चे से कुछ करवाना हो तो पहले बेचते हो, बेटा अगर तूने इस बार एग्जाम में ऐसा किया ना तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। सौदेबाजी हो गई, बेचा। तो इस दुनिया में पति हो, पत्नी हो, भाई बहन के रिश्ते हो, हर कोई एक दूसरे को बेच रहा है। कुछ फिजिकल फॉर्म में बेच रहे हैं और कुछ थॉट के फॉर्म में बेच रहे हैं। तो हर कोई बेच रहा। आपको उसे एहसास कराना है कि बेच वो भी रहा है। तो वो कैसे बोल सकता है कि मुझे बेचना पसंद नहीं? और दुनिया में जो सबसे ज्यादा अमीर है वो बेच के ही तो अमीर बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? मजा आया? लिसन केयरफुल्ली, रिपीट द ऑब्जेक्शन, आंसर विथ फील्ड फाउंड। जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना शुरू करेंगे ना, आपको मजा आएगा। आपको मजा आएगा। आज के बाद झगड़ा झंझट बंद। आपको झगड़ा नहीं करना है सामने वाले से। आपको ऐसी बकवास नहीं करनी है, उसको कुछ ठोस आंसर देके ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको ऑब्जेक्शन को सलीके से लेना है, फील फिल्ड फाउंड के साथ आंसर करना है। चाहे आप किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो, या आप कुछ भी बेच रहे हो, लेकिन अगर आप फील फिल्ड फाउंड के फंडामेंटल के साथ बेचेंगे, आप घर परिवार में भी ना इन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने रिश्तेदार में जब कोई आपसे झगड़ा कर रहा है या फिर जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो सेल्स में फील फिल्ड फाउंड सामने वाले को महसूस कराता है कि ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा इंसान। और मैंने क्या कहा, बाली सर का शानदार लाइन कि लोग आपके साथ जुड़ते या नहीं जुड़ते ये निर्भर इस बात पे करता है कि वे आपको कितना पसंद करते हैं। मैं कई बार जब ट्रिपल टी करने से पहले लोगों को बुलाता हूं ना, कहता हूं आप आ जाओ। आप दुकान चला रहे हो, किसी अन्य बिजनेस में हो, आप एलआईसी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ट्रिपल टी करोगे ना तो आपको हर क्षेत्रों में फायदा मिलेगा। जब आप हमारी सक्सेस बाय चॉइस करेंगे ना, आपको परिवार चलाना आ जाएगा, संसार चलाना आ जाएगा, इंसान को चलाना आ जाएगा। ये सब सेशन कोई कॉमन सेशन नहीं है। इस सेशन की एक एक टेक्निक आपकी जीवन बदलती है। खैर, कैसी लगी आपको आज की सेशन, ये तो आप फीडबैक में जरूर रखिएगा। मैं फीडबैक देने आप हर किसी को ऐसे हाथ दे दो ऐसे मांगता है फीडबैक दे, ऐसे मांगता हूँ फीडबैक दो। क्यों पता है? क्योंकि आपके फीडबैक की वैल्यूज आपको ही नहीं पता है। आपको ये नहीं पता कि आपको फीडबैक लिखने में जो थोड़ी मेहनत लग रही है, इस मेहनत के परिणाम कितने मजेदार होने वाले हैं। ये कब पता चलेगा? जब आप 2 4 6 दिन सच में फीडबैक लिखोगे, आपको तब पता चलेगा। जब मेरा फोन जाएगा आपके पास, जब आपकी मेरे से बातचीत होगी, और आप फिर देखेंगे कि आपको रोज इंकरेजमेंट मिल रही है इस बिजनेस को शानदार तरीके से बिल्ड करने के लिए। और भी फीडबैक के बहुत से फायदे हैं। अगर आपके ग्रुप में 50 लोग जुड़े हैं तो आप जिस फीडबैक को डालोगे उसको 49 लोग पढ़ता है। वो 49 लोग इस यूनिवर्स में भले 1 सेकेंड 10 सेकेंड वो आपके बारे में सोचता है। क्योंकि आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन नहीं पता है। निकोला टेस्ला का लाइन, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो जब लोग आपके बारे में सोचता है ना, वहां से आपकी बहुत सी प्राकृतिक मिरेकल आपके लिए शुरू होती है।
आपको शायद फीडबैक की बात वैल्यूज नहीं पती। आप जब फीडबैक लिखते हैं तो आपके ऐसे कई डाउनलाइंस जो इस सेशन में हैं, वो आपकी फीडबैक पढ़ के इतने इंस्पायर होते हैं कि अगले दिन सेशन में जुड़ जाते हैं, और हो सकता है अगले सेशन की कोई बात उसे प्रभावित कर जाए और वहां से वो अपने बिजनेस में बहुत सफल हो जाए। तो आपकी एक फीडबैक किसी की जीवन बदल सकती है, आपका एक फीडबैक किसी की सोच बदल सकता है। अच्छा, आपका एक फीडबैक आप ही को बदल सकता है, ये आपको कैसे पता है? लेकिन पता तो तब चलेगा जब लिखोगे। तो फीडबैक जरूर लिखना। दूसरी बात, आज से शुरू हुआ कंसिस्टेंसी रिवॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि आज का दिन हम एम्बियंस के लिए अपनी आईडी पे 100 पीवी बनाने का दिन। अब देखिए, आज की दिन तो कुछ लोगों के लिए गई, कुछ लोगों के लिए अभी भी है, क्योंकि ऑनलाइन चालू है, वो 24x7 होती रहती है। लेकिन जिन लोगों ने आज अपनी कंसिस्टेंसी में चूके, आप कहेंगे सर कंपनी तो लिखा 2 से 14, 14 आपके लिए नहीं लिखा है, आपके लिए लिखा। अब 14 क्यों दिखाई दिया? 2 भी तो लिखा है ना। तो आपको 14 पे नजर क्यों गया? 2 से 14, 14 आपके लिए नहीं है, आपके लिए है 2। अब देखिए, अगर आपने 2 तारीख में कर लिया, दैट्स ग्रेट, क्योंकि बाकी के 13 आपको 12 दिन मौके मिलेंगे। आप ऑनेस्टी के साथ अपने सारे लीडर्स को कह सकते हो कि मैंने मेरा किया, आपकी बारी है, आप करो। तो आपको अपनी टीम में अगर मान लो 50 कंसिस्टेंसी लाने का लक्ष्य है, तो उन 50 कंसिस्टेंसी को करने के लिए 12 दिन बचे। अगर आपने 3 तारीख को किया तो 11 दिन बचे। अगर आपने 4 तारीख को किया तो 10 दिन बचे। 5 को किया तो 9 दिन बचे। तो जितने विलंब से आप अपनी आईडी की पहली सीएनसी करेंगे, आपके पास प्रमोशन के लिए इतना ही कम समय बचेगा। इसका क्या मतलब है? कहते हैं ना कि अगर मनी गोज मनी कम्स, मतलब पैसा अगर गया वो वापस आ जाएगा, बट टाइम अगर गया ना, वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। और आप ध्यान से समझें, जिस लक्ष्य की आप जिस लक्ष्य का आप निर्माण करना चाहते हैं ना, उसके लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। और वो टाइम, जिस टाइम में आपको लक्ष्य निर्माण करने के लिए हर महीने के 30 दिन दिए जाते हैं, अगर एक भी दिन आप जानबूझ के उसमें अपना नुकसान करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में सालों पीछे हो जाओगे। तो जिन लोगों ने आज नहीं किया, क्या करना है? कल हमें सबसे पहले अपनी पर्सनल आईडी पे अपनी कंसिस्टेंसी बनानी है। अच्छा, आप सोचेंगे क्या होगा अगर हम 4 तारीख को बनाएंगे? तो पहले 2 तारीख 3 तारीख को आप किसी को पूर्ण विश्वास से नहीं कह सकते हैं कि आपको अपनी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। और अगर आप कहेंगे भी तो आपके बातों में वो ना तो पावर होगा, ना ही कॉन्फिडेंस होगा, और ना ही कोई आपकी बात मानने वाला है। हमारे इस बिजनेस का नियम क्या है? मंकी सी मंकी डू। माय डियर फ्रेंड्स, मंकी सी मंकी डू। अब बंदर जो देखता है ना, वो वही करता है। तो जो बंदर मतलब हम सब अपलाइन जो करेंगे, हमारी फैमिली, हमारी टीम बिल्कुल वैसा ही करने वाली है। आप सोच के देखिए, अगर आप पहले दिन से अपनी कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर देंगे, तब आप अगले 14 तारीख तक सबों को डिसिप्लिन बनाते 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 आपकी जो आइडल रेशियो है ना, वो कंसिस्टेंसी की फुलफिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले दिन गैप करेंगे, तो निश्चित रूप से बाकी लोग तो और भी गैप करेंगे। तो कल क्या करना है? सबों को अपनी कंसिस्टेंसी करनी है। और उस इनवॉइस को अगर एक आध अच्छे पोस्टर में डालने तो और अच्छा लगेगा, और उस पर लिखें माई कंसिस्टेंसी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मेरी पोस्टर्स जाती हैं हर महीने के 2 तारीख को ना, आपने देखा होगा, माई कंसिस्टेंसी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने मेरा कर लिया, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैंने मेरा कर लिया, अब बाकी लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसको मैसेज खुद ही मिल जाता है। तो कल आप सब अपनी अपनी कंसिस्टेंसी जरूर करें और एक शानदार पोस्टर बना के डालें, माई कंसिस्टेंसी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिवॉल्यूशन है। आज आप अकेले हो तब भी अपनी आज करो। क्यों? क्योंकि जिस काम की शुरुआत आज आपने करी है, वो आज से अडिग रहेंगे, तो आने वाले 10 साल बाद आपके इसी अभियान की वजह से लाखों लोग पहले दिन कंसिस्टेंसी करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में चमत्कार हो गया।
मेरे एक लीडर हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो इस बिजनेस को करके 4-5 महीने बाद बड़ी मुश्किल से बने डायरेक्टर। डायरेक्टर बन के खुश होना चाहिए, उल्टा वो मुझे फ़ोन किए, बोले बाप रे बाप सर, हमको एक बात बताइए, क्योंकि उन्होंने 2000 पीवी किया था, 60,000 रुपये की बिलिंग, ये हमको हर महीना करना पड़ेगा। मैंने बोला मैडम ऐसा नहीं। कैसे ऐसा नहीं है? तो कितना तकलीफ हुआ ना, पूरा पूरा महीना लग गया हमको, 2000 पीवी के लिए हर महीना करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, एक दिन ऐसा भी होगा कि आप सोए रहेंगे और सो के उठेंगे और मोबाइल खोलेंगे और बोलेंगे वाह 10,000 पीवी हो गया। वो बोले कि सर ये केवल आप मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं। महीना था अगस्त 2020, आप में से कुछ लोगों को याद होगा। उस लेडी ने मुझे सुबह सुबह 6:30 बजे फ़ोन किया, अभी वो मुझे यहाँ सुन रही होंगी। बोले सर रात में सोए थे, मोबाइल कल चेक नहीं किए थे, सुबह सुबह उठे देखे 10,000 पीवी मेरा हो गया है। एक सिंगल डे में, इन वन सिंगल डे 10,000 पीवी, 30 डेज 2000 पीवी। 30 दिन में वो भाग के 2000 पीवी किए थे और एक दिन में 10,000 पीवी हुआ, और उनने मोबाइल खोला भी नहीं था, खोले सीधा देखा 10,000 पीवी। मैंने कहा आपको याद है जब आप पहली बार ब्रॉन्ज बने थे और आपने कंप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप आंख झपकेंगे और इससे ज़्यादा बिजनेस आपका खुद ही हो जाएगा। लेकिन ये किसके साथ होगा? ये उनके साथ होगा जो हमेशा लॉ को फॉलो करते हैं, बिना किसी इफ, बिना किसी बट, बिना किसी इफ, बिना किसी बट। अगर आप लॉ को फॉलो करेंगे तो एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं सोऊंगा और मैं उठूंगा और पता चलेगा 1 करोड़ पीवी। लेकिन मैं उसका इंटाइटल कब बनूंगा? जब अगले 10 सालों तक भी मैं अपने रिचुअल को किसी भी परिस्थिति में ब्रेक ना होने दूं, मैं उसका इंटाइटल तब बनूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक और बात, आप सबको पता है कि 18 मई हम करने जा रहे हैं सेलिब्रेशन। किसका? हाँ, किसका सेलिब्रेशन? आप सभी का, क्योंकि वो प्रोग्राम का नाम ही है सेलिब्रेशन विद चैंपियन। सेलिब्रेशन होगी आपकी, किसके साथ होगी? चैंपियन के साथ होगी। चैंपियन कौन है? जो 15 लाख रुपए महीने कमाता है, वो चैंपियन है। वो कहाँ आएंगे? आपके खूबसूरत शहर रांची में आएंगे। फिर क्या होगा? आप सभी को उनके हाथों से आपको मेडल्स, बुकेज और अवार्ड दिलवाए जाएंगे और उसकी शानदार सी फोटो आप उनके साथ लेके इस पूरी दुनिया को दिखा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? आप सोचना कि ये वो इंसान हैं जिनकी टीम में कम से कम 4 लाख लोग हैं, और वो इंसान जो आज पूरे ईस्टर्न रीजन में सबके चहेते हैं। अगर उनकी एक पीक आपके साथ वायरल हुई ना, तो इससे आपको अपनी टीम बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो 2 मैसेज, पहला ये कि सारे लीडरों अपनी टीम के उन लोगों को ढूंढ के निकालो जिनने इस महीने अपनी 17 तारीख तक, यानी इस महीने के CWC से पहले तक, अगर इसी महीने नया लेवल जनरेट कर लेते हैं तो उन्हें CWC में जरूर शामिल करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके लिए कितना सुनहरा मौका है। और दूसरा, CWC की चंद टिकट, इतनी सी टिकट बची है तो वो टिकट इतनी ही बची है, वो इतनी ही किसके हाथ में चली जाएगी पता नहीं। तो आप सबों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आइडल रिक्वायरमेंट टिकट का है, वो टिकट आप अपनी टीम के लिए जल्दी जल्दी कवरअप कर लेना, और कोशिश करना कि जिनने टिकट खरीद लिया है वो अपनी टीम में फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, घर के अंदर मत रखना, क्योंकि घर के अंदर तो टिकट खत्म हो जाएगा। घर के अंदर ही रखे रखे। एक बार एक लोग मेरे से 6 टिकट लिए, 5 टिकट चूहा खा गया। वो प्रोग्राम में आए, बोले सर ईमानदारी से देखिए, रजिस्टर में 6 टिकट लिया था, 5 तो चूहा खा गया, मैं क्या करूं? मैं बोला आपने बेचा क्यों नहीं? बोले सर गलती हो गया। तो मैंने बोला अब टिकट है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से दूं फिजिकल, सारे टिकट खत्म हो गए। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर टिकट आपने लिया है, वो आपने अपने पास रखने के लिए नहीं लिया है।
हर एक टिकट पे ना ऐसे महसूस करना कि एक इंसान की भविष्य लिखी हुई है, आप उसे अपने घर में कैसे रख सकते हो। तो टिकट अपने पास रखो और जितने भी लोगों से मिलो ऑन द स्पॉट, दया मत करना 300 रुपया नहीं इसके पास। फिर बात है कि आप प्री जज करने वाले कौन हो, आप कोई नहीं। समझ में आ रहा है। तो आपका काम है जिससे भी मिलें उसको सेमिनार की टिकट दें और एक फोटो खींच के, फोटो, समझ रहे हो, और ग्रुप में डाल दें कि लोग समझ जाए कि आप टिकट भी उतनी बुलंदी से शेयर कर रहे हैं। सो कल आप सबके लिए और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट होंगे, क्योंकि कल आप सबकी ब्रॉन्ज एंड एबव मीट है ऑफिस के अंदर। जितने भी रांची और झारखंड के कोने कोने में ब्रॉन्ज एंड एबव लीडर हैं, बस इतना ही बोलूँगा, आ जाना जरूरी है। टाइमिंग 11 बजे है, लेट मत कीजिएगा क्योंकि मुझे उड़ीसा निकलना है, तो मेरी और भी बहुत सारी काम है। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि अगर आप ब्रॉन्ज एंड एबव हैं तो कल आपकी मौजूदगी हमारी ब्रांच में बहुत ज़रूरी है। और बॉस, अब हम बहुत मिरेकल्स करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं, हमेशा रहते हैं, बट अब कुछ ज़्यादा ही है। तो कल बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए हैं जिसके बारे में आपसे चर्चाएं होंगी और आपको अपने इस महीने के कार्य स्वरूप बहुत सारी चीज़ों का दिशा निर्देश दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, होप सो आज की कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस आप सबको अच्छी लगी होगी। आप फीडबैक जरूर देना क्योंकि हम ना बेसब्री से इंतजार करते हैं, मांगता हूँ दे देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बदना मैम को बुलाएंगे सेशन को आगे बढ़ाने और